मधु जी, आपका स्वागत करते हैं। मधु जी, बहुत सारे काम आपने किए हैं जीवन में और समाज के लिए जितना कुछ भी कर पाई आपने किया। बताएं कि ये समाज के लिए कुछ कर सकें, इसकी प्रेरणा कब और कैसे मिली और ये मुहिम कब और कैसे चालू हुई? थैंक यू सो मच कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। आई थिंक जब हम समाज में आए हैं, समाज ने हमको इतना कुछ दिया है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है हम कुछ करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी, शायद ये हमारे संस्कार भी होते हैं, और दूसरा हम लोगों को करते हुए देखते हैं तो हम उनसे भी सीखते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ तो हर बच्चे को, मैं तो बचपन से इस बात करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी बड़े होकर ये कार्य शुरू होना चाहिए। जब कोई बच्चा छोटा भी हो तो उसको लिए भी माता पिता को प्रेरित करना चाहिए कि उसको आदत होनी चाहिए कि बांट कर खाए, बांट कर अपने खिलौने प्रयोग में लाए। अगर ये छोटी छोटी बातें भी बच्चा सीख जाता है तो उसको एक पॉजेसिव वाली फीलिंग नहीं आती, उसको कुछ करने की इच्छा करती है और उसको उससे खुशी मिलती है। तो ये काम तो बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए, और शायद मैं अपने माता पिता को इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने ये फीलिंग रखी और हमें ये बीज बोया कि हम समाज के लिए कुछ करें। धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद स्कूल कॉलेज में भी इस तरह की हमें हमारे टीचर्स से, अध्यापकों से शिक्षा मिली कि सदैव हम मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के लिए कुछ करें, और देश के लिए भी कर गुजरने की बात हमेशा होती रही है। तो शायद हमारे जो संस्कार हैं, भारतीय जो ट्रेडिशन है, उसमें फॉलो होता है कि बचपन से ये शुरू होता है, और ये ना केवल घर से शुरू होता है। भले ही पहला अध्यापक घर से माँ होती होगी, परंतु हमारे टीचर्स, आगे समाज के हमारे लोग सभी मिलकर ये प्रेरणा देते हैं कि आप कुछ करें। और फिर विवाह होने के बाद डेफिनेटली मैं डॉक्टर सरीन के से मेरी शादी हुई। तो डॉक्टर सरीन स्वयं भी बहुत ही सेवा करते हैं, और डॉक्टर होने के नाते बहुत कैंप्स लगाते हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। तो उनसे प्रेरणा मिली, और इस तरह फिर एक संस्थाएं, अन्य जो लोकल संस्थाएं भी होती हैं, सब बहुत काम करती हैं। तो हम एक दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से ये प्रेरणा है कि आप सभी मतलब प्रेरणा पुंज है हमारे लिए। मधु जी, ये बताएं कि जब आपने प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया अपना, तो क्या कुछ करने की ठानी और प्रोफेशनल कैरियर में लोगों के लिए क्या कुछ कर पाई? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि प्रोफेशनली मैं अपनी शादी के बाद ही आई हूँ, क्योंकि मेरी 2 डॉटर्स हैं, वो हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड का मानना था कि हम घर में पहले घर को मजबूत करें, बच्चों को ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ अंदर से था कि मैं प्रोफेशनली कुछ करूं, क्योंकि मैं एमएससी, एमफिल और बीएड भी हूं। तो मैंने सोचा कि चलिए स्कूल की एजुकेशन कर लूं। मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा था जिसमें कि मैं केटल यार्ड में या एग्रीकल्चर की तरफ जाती, लेकिन फिर मैंने एजुकेशन को सेलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा समझा, और मैं स्कूली एजुकेशन से जुड़ी, प्रिंसिपल रही और वहाँ काम किया। तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हर कदम पे आपको जैसे सीखने को मिलता है। तो छोटे छोटे बच्चे भी जब वो प्रेयर में आते थे, तो उन बच्चों के जो, मेरा मानना हमेशा रहा कि बच्चा अकेला नहीं आया, बच्चा जब आया और सामने खड़ा है तो पूरे परिवार को लेकर खड़ा है। उसके आव भाव देख के, उसके कार्य देख के पता चल जाता था कि उसके घर में क्या चल रहा है। तो उन चीज़ों ने मुझे सिखाया। उसके अलावा जो भी मेरा स्टाफ मेरे साथ जुड़ा हुआ था, चाहे वो 4th क्लास था, चाहे टीचर्स थे, वो सब भी एक प्रेरणा के सूत्र थे मेरे लिए। और ऐसे अगर मैं कहूँ कि हमारे डायरेक्टर सर या जो भी रहे हैं, मैनेजमेंट था, तो हर कदम पे सीखा। तो प्रोफेशनली सबसे पहले तो मैंने एक बात पर विश्वास किया कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे टीम के साथ काम करना है। और कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था एक से नहीं चलती है, उसके लिए मैनेजमेंट भी होगा, स्कूल के बच्चे भी होंगे और स्टाफ भी होगा। तो एक त्रिकोण की तरह उसको मैंने लिया, और सबके सहयोग से जब काम किया तो मैंने पाया कि ना केवल स्कूल की एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट ला पाई, जो कि एक स्कूल का रहता है कि रिज़ल्ट 100% जाए, तो मैं हमेशा रिज़ल्ट भी 100% लाई, बच्चों में बदलाव लाई, पर उसमें पूरा सहयोग मैंने अध्यापकों का और बच्चों के पेरेंट्स का भी रखा, पूरा पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, जिससे कि हम स्कूल में चेंजेस ला सकें। और उनको केवल एजुकेशन देने की बात नहीं करके, उनमें जो हिडन टैलेंट थे उनको भी बाहर निकाला, ताकि उन टैलेंट से वो आगे बढ़ सके। क्योंकि किताबी शिक्षा देना ही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा उनको वोकेशनल जो उनके स्किल्स हैं या जो उनकी हॉबीज़ हैं, उनको भी बाहर अगर हम निकालते हैं तो वो बहुत कुछ कर पाते हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटी लाना बहुत ज़रूरी था। अगर बच्चों में नेतृत्व क्षमता आ जाती है तो आगे बढ़ के बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। तो मेन यही रहा कि किंडल द स्पार्क, अंतर ज्योति जलाओ, ये मेरा हमेशा रहा है। और मेरा एक विश्वास रहा है
कि किस्मत आपको बहुत कुछ दिलवा सकती है, लेकिन अगर आपको उसमें जमे रहना है तो आपको हार्ड वर्क करना है। तो एक शब्द जो वर्क है, WORK, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा विश्वास किया और मैंने कहा कि वर्क वर्क्स, परिश्रम ही काम आता है, काम ही काम आता है। इस वक्त आप रेडियो लेक सिटी के साथ हैं और रेडियो लेक सिटी के साथ हैं मधु सरीन। मधु जी, शिक्षा का स्वरूप जो पहले था, यूँ माने कि 2020 से पहले था, शिक्षा में या समाज में या सब जगह एक चीज़ ऐसी आ गई जिसमें 19 लगता है, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं। उसने पूरी दुनिया को 2020 के बाद से बदल दिया और वो बदलाव अभी तक जारी है। ये जो शिक्षा में बदलाव आया कोविड-19 के बाद में, ये कैसा है? इसने क्या क्या हमें चेतावनियाँ दी, क्या क्या संदेश दिया, क्या कुछ अच्छा किया, क्या कुछ बुरा किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये तो शायद एक ऐसा बदलाव आया है जो हमें बहुत कुछ सिखा गया है। मेरा विश्वास इस बात पे कि ये जो आया और उसकी जो एक्सेप्टेंस हमारी पीढ़ी ने दिखाई। देखिए, नई पीढ़ी की बात अलग है, लेकिन जब हम अपनी पीढ़ी की बात करते हैं जिसको इतना बड़ा चेंज देखने को मिला, और जैसे कि अब तो सेकेंड वेव आकर चली गई ऑलमोस्ट, और जब पहली वेव आई थी और हमें समझाया जा रहा था कि हमें मास्क पहनना है, और मास्क पहनना बहुत तकलीफदेह होता था, हाथों को बार बार धोना है या सैनिटाइज़र यूज़ करना है या सोशल डिस्टेंसिंग, हम इतने ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व थे हर चीज़ में कि उन सब चीज़ों से बाहर निकलना आसान नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो हम लोग को मिली, या जितने भी इससे जुड़े हुए फर्स्ट लाइन वर्कर्स थे, उनके जब संदेश आने शुरू हुए, या हमारा सोशल मीडिया था, तो मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया और हम लोग भी मेंटली बहुत जल्दी एडजस्ट किया अपने आप को, क्योंकि हमने मान लिया कि अगर हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम टिक नहीं पाएंगे। और जहाँ तक अगर हम एक्सेप्टेंस लाते हैं और स्वयं को एडजस्ट करते हैं, वो तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। तो कोविड-19 शायद आया तो हमें बहुत कुछ इस तरह भी सिखा गया कि हम लोग जो कई बातें भूल गए थे, चाहे वो संस्कार की थी, चाहे वो परिवार की थी, उनसे हमें उसने दोबारा जोड़ दिया। हम घर के अंदर रहने लगे और हमें उसके ऑल्टरनेटिव्स मिल गए। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा था इसके बिना काम नहीं चलेगा, पर आप कोई भी फील्ड लीजिए, कोई भी काम लीजिए, वर्क एट होम लोगों ने करना शुरू कर दिया। और उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई का भी था। बच्चे जिस मोबाइल को यूज़ किया करते थे, जिस लैपटॉप पे बैठा करते थे और डिफरेंट चीज़ें देखा करते थे, और माता पिता रोका करते थे उस चीज़ के लिए, और उसी ने ये बता दिया कि हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं होती है, उसमें पॉजिटिविटी भी होती है, सकारात्मकता भी होती है। तो हमने पाया कि वो ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू हो गई, उससे पढ़ाई शुरू हो गई। शायद ये भी बहुत अच्छा हुआ। हमारे दूर दराज गाँवों में मानती हूँ कि इंटरनेट सुविधा नहीं है, पढ़ाई की नहीं है, क्योंकि प्रश्न अवश्य आएगा कि जहाँ पर मोबाइल्स हैं या जहाँ पर लैपटॉप्स हैं वहाँ इसका प्रयोग हुआ जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि बदलाव के समय या परिवर्तन के समय जब कुछ ऐसी बात आती है तो बाकी जगहों का डेवलपमेंट होता है। एक गैप आता है कुछ समय के लिए, पर शायद हमारी ये जागरूकता हो गई है कि हमें दूर दराज गाँवों में भी इस नेट को लेकर आना है, इस ऑनलाइन शिक्षा को लेकर आना है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची, चाहे हम बच्चों की पढ़ाई की बात करें, चाहे हम उनकी डांस क्लासेस, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, संगीत की बात करें, मार्शल आर्ट की बात करें, योगा की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो सब बच्चे ऑनलाइन करने लग गए। और ज़्यादा उसका पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। शुरू में देखिए, जब परिवर्तन आता है तो लोगों में एक बार माइंड सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत जल्दी एडजस्ट किया और बच्चों ने उसी के द्वारा शिक्षा दीक्षा लेकर वो अच्छा कर रहे हैं। और ये आवश्यक भी है कि हम चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करें। मधु जी, कोविड-19 के इस संकट के दौरान में ख़ास तौर पर जो दूसरी वेव आई, इसमें समाज के लगभग सारे तबकों ने मिलजुल कर काम किया और इस जंग को एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा। आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपने खुद ने इस दौरान व्यक्तिगत तौर पर महसूस की और उसमें क्या कुछ मदद, सहयोग या काम आप खुद कर पाई? बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, मैं इसको अगेन ये नहीं कहूँगी कि मैंने अकेली ने कुछ किया, क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरह से हुआ, और हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारे बहुत प्रियजन इसमें चले भी गए, और ये बहुत ही दुखदाई बात थी कि हम उनको मिल भी नहीं पा रहे थे। तो शायद जो ये कोविड वेव सेकेंड आई, उसने दोबारा हमें एक टीम बना दिया, एक साथ बता दिया इकट्ठे कि हमें मिलजुल कर काम करना है।
तो मैं किसी भी एक स्वयंसेवी संस्था की बात नहीं करूंगी, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगी, स्वयं की बात नहीं करूंगी। मैं कहना चाहूँगी कि मैं विभिन्न संस्थाओं के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे अच्छी बात है, ना केवल राजस्थान में, गुजरात में, या मैं कहूँ कि सिर्फ भारत में और बाहर भी हमने ये देखा कि सभी ने मिलजुल कर काम किया। मान लीजिए कहीं भी हम कहते हैं किसी को ज़रूरत पड़ी है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, तो ग्रुप में आता था फलां फलां बीमार है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है या ब्लड की आवश्यकता पड़ी है। और जिस समय कहा जा रहा था कि प्लाज्मा डोनेट करने की ज़रूरत है, अभी वो सेट, दिमाग का सेट बदल गया है प्लाज्मा को लेकर, पर जिस समय ये आ रहा था कि प्लाज्मा की आवश्यकता है या किसी अस्पताल में बेड की आवश्यकता है या उसके अलावा कोई डॉक्टर की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो जब ये ग्रुप में फ्लोट होता था मैसेज, किसी भी ग्रुप में फ्लोट होता था, तो ये पूरा हर जगह फैल जाता था और बहुत सारे लोग बिना नाम लिए मैं बोलूँगी आगे आते थे और मदद करते थे और हम इमीडिएटली उसकी हेल्प पहुंचाते थे। तो सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि जुड़ के जो कुछ लोग आगे चल के काम कर रहे थे या कुछ डॉक्टर्स का जो ग्रुप बना हुआ था उसमें फ्लोट किया जाता था, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ आ रही थी, ये नहीं पता चल रहा था कौन सा ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है या नहीं है। तो उसकी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट गाइडलाइंस में थी कि वो बताते थे कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, पर उसके बावजूद भी इतनी जल्दी भर जाते थे क्योंकि हर मिनट वो अपडेट नहीं होता था। परंतु अपने कनेक्शन से, अपनी कनेक्टिविटी से अगर कहा जाए कि अस्पतालों में हम लोगों ने व्हील चेयर्स भी दी हैं, स्ट्रेचर्स भी दिए हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी दिए हैं, हमारी संस्थाओं ने, कई क्लब्स ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाए और वो भी अवेलेबल कराए और बेड्स भी दिलवाए। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगी सिर्फ उदयपुर के लोगों ने किया या राजस्थान वालों ने किया। अगर मैं बात करती हूँ कि आज का हमारे पास अगर चेन्नई से, हरियाणा से कहीं भी मैसेज आए कि वहाँ प्लाज्मा की ज़रूरत है या बेड का है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है, तो हमने वहाँ के लोगों से मिलकर भी काम किया है। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, जब ये काम हुआ है तो उसमें सक्सेस भी मिली है, लोगों को उसका लाभ भी हुआ है। तो मैं अपने पर्सनल अगर बात करूं और यहाँ के हॉस्पिटल्स की बात करूं, तो उसके लिए हमारी संस्थाओं ने मिलके वहाँ पर व्हील चेयर्स प्रोवाइड करी हैं, उनको स्ट्रेचर दिए हैं, जैसे वार्ड में जाके पूरे पलंग दिए हैं, गद्दे प्रोवाइड करे हैं। और इवन ये भी हुआ है कि बहुत सारी महिलाएं पूरे उदयपुर के अलावा पूरे राजस्थान में और बाहर के भी उन्होंने अपने सेंटर खाने के खोले। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, किस एरिया में जो लेडी रहती है उस एरिया में, कई बार ये भी हुआ है पूरा परिवार क्वारंटाइन हो गया, होम आइसोलेशन में हो गया, उनको खाने की आवश्यकता पड़ी है, तो उन्होंने वहाँ खाना बना के अपने अपने एरिया में पहुँचाया है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि जिसकी किसी को आवश्यकता हुई है तो उसको ना प्रोवाइड किया जाए। और मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि इवन हमारे जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया कंट्री में रह रहे हैं, कहीं भी बाहर रह रहे हैं, उन लोगों ने भी अपनी बहुत हेल्प करी है। उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए या भोजन के लिए भी, भोजनशालाएं खोलने के लिए भी, या कहीं भी और जिसकी भी आवश्यकता पड़ी है, मास्क की ज़रूरत पड़ी है, सैनिटाइज़र की पड़ी है, PPE किट्स की पड़ी है, क्योंकि अस्पताल में बहुत कमी आ रही थी इन सब चीज़ों की, तो उसके लिए बाहर से भी उन्होंने अपना सहयोग दिया है। तो इसमें ना केवल अकेली मेरा सहयोग है, बल्कि मैं कहना चाहती हूँ हर भारतवासी का जो जो कर पाया है, सबने सब कुछ किया है। बातें मुलाकातें डॉक्टर मधुसरीन से। मधु जी, महिलाओं की स्थिति वैसे भी समाज में अच्छी नहीं होती दुर्भाग्य से, और कोविड-19 ने उन पर एक बहुत बड़ा कहर बरपाया है। इस दृष्टि से भी, क्योंकि वे महिलाएं जो थोड़ा बहुत बाहर जाकर काम भी करती थी नहीं कर पा रही हैं, फिर जो घर में रहीं तो हो सकता है कि घर में भी उनके ऊपर दबाव, दूसरे दबाव रहे हों, पति कमा नहीं रहा या आर्थिक संकट आ गया महिलाओं पर, ये संकट भी आता है, शाम का चूल्हा कैसे जलेगा। तो बहुत सारे संकट महिलाओं पर आए, और महिलाएं ख़ास तौर पर उन महिलाओं को भी दिक्कतें आई जो घर में सारा भोजन खुद पकाती हैं, और अगर वो महिला खुद पॉजिटिव हो गई तो घर में भोजन बनाने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को लेकर आई। बताएं क्या क्या संकट महिलाओं को लेकर कोविड-19 में आए इस दूसरे दौर में, और उनसे हम कैसे निपटे। अब बहुत सही कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं फिर दोबारा एक बात कहना चाहूँगी कि ये कोविड फिर से पुरुषों को या हमारे समाज को ये सिखा गया है कि हमें किस तरह से महिलाओं को भी साथ लेकर चलना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितना भी कह दें हम बहुत बदल गए, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, परंतु लड़की जन्म अभी भी एक चैलेंज है, लेकिन हम इस बात को लेकर चल नहीं सकते। अब लड़कियों को चैलेंज लेना पड़ेगा कि हमारा जन्म तो हो गया है और हम
बच भी गए हैं और हम अब समाज में आ भी गए हैं, समाज का हिस्सा भी बन गए हैं, तो उसको उन्हें अब स्वयं को चैलेंज लेना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहती सारे पुरुष, सारा तबका ऐसा है, बहुत लोग इसको पॉजिटिव भी हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 की वजह से महिलाओं ने क्या फेस किया है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी ऑडियंस ये सुन रही है वो इस बात को समझे कि अगर उनके घर में बच्ची है तो उसका उसी तरह ख्याल रखें जैसे वे अपने बेटे का रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि बेटी का सबसे पहले, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, मैं सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रूटीन वैक्सीनेशन की बात कर रही हूँ। वो जितने टीके लगते हैं वो सारे टीके लगवाए जाएं, और बच्चियों में स्पेशल कर एक रूबेला का टीका भी लगता है, उस टीके पर भी ध्यान दिया जाए। उनके सर्वाइकल कैंसर नहीं हो तो उसका भी ध्यान दिया जाए, और थैलेसीमिया के लिए लड़का लड़की दोनों का टेस्ट भी करवाया जाए। तो वो जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो बच्चियों के साथ ही पूरा किया जाए। और बच्ची अगर बीमार हो जाती है, जैसे बेटा अगर बीमार हो जाए, तो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो बेटी के लिए भी सारे घर के इलाज ना किए जाएँ, उसको भी लेकर जाया जाए, उसकी भी बीमारी को उतना सीरियसली लिया जाए। फिर साथ में अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, उसका वैक्सीनेशन हुआ है, तो खान पान में दूध घर में कम आया तो बेटे को दे दिया, बेटी को नहीं दिया, ऐसा ना हो। बराबर जेंडर इनइक्वालिटी को हटाया जाए, जेंडर सेंसिटाइजेशन को लाया जाए। एजुकेशन की बात आती है तो जैसे घर में, जिन घरों में लड़कियां काम करती हैं या माएँ काम करने जाती हैं, माँ नहीं गई तो बेटी काम करने चली गई, उसके लिए उसका प्रयोग ना किया जाए, उसे भी बराबर एजुकेशन दी जाए। क्योंकि सरकार से सारी लड़कियों को फ्री एजुकेशन हो रही है, तो उसका पूरा उपयोग किया जाए। आपकी लड़की जब एजुकेटेड हो जाएगी तो वो परिवार को स्ट्रांग बनाएगी। कुछ समय के लिए कुछ पैसों की आपको दिक्कत आ सकती है, उस मोमेंट्री सुख के लिए, कुछ समय के सुख के लिए लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करें। और लड़की को मैरिज मटेरियल ना समझा जाए कि बस ये लड़की हुई है, इसको शादी करनी है, दूसरे घर चली जाएगी। नहीं, सबसे पहले लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। आप जल्दी बच्ची की शादी कर देते हैं, उसका शरीर तैयार नहीं होता, उसको प्रेग्नेंट हो जाती है बच्ची, उससे भी उसको बहुत नुकसान होता है। तो ये सब बातों की अवेयरनेस आ जाती है तो लड़की एक स्ट्रांग बनेगी। स्ट्रांग बनकर जिस भी परिवार में जाएगी वो परिवार वाले भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो कई महिलाएं ये फेस कर रही हैं प्रॉब्लम्स, अब मैं उस बात पे आ रही हूँ कोविड-19 पे। लड़की अगर इस तरह की स्ट्रांग बनी होगी तो वो परिवार को भी फेस कर पाएगी, हस्बैंड को भी फेस पाएगी, और हस्बैंड का माइंडसेट बदल पाएगी। लड़कों का ये माइंडसेट बदल जाना चाहिए कि सिर्फ महिलाएं, लड़कियां घर के काम के लिए नहीं हैं। जिस तरह लड़की बाहर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, सारे फील्ड्स में आगे बढ़ रही है, उस तरह पुरुषों का भी काम है घर में का हाथ बटाना। तो कई महिलाओं ने ये फेस की है प्रॉब्लम कि बजट की प्रॉब्लम आई है, लेकिन शायद इतने सारे मैसेजेस आते हैं पॉजिटिव। ये जो सोशल मीडिया इस समय इतना स्ट्रांग हो चुका है, उससे इतने पॉजिटिव मैसेजेस आए कि पुरुषों में भी ये बदलाव आया। क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं जिसमें यही दिखाया जाता है कि पुरुष घर का काम कर रहा है, चाहे वो मजाक में दिखाया जाता है कि पुरुषों का बुरा हाल है और महिलाएं तो कर नहीं रही, पुरुष कर रहे हैं। पर आपका प्रश्न ये है जो सीरियस नोट पे कि महिलाओं ने तकलीफ़ उठाई, लेकिन शायद महिलाओं में ये स्ट्रेंथ है, ताकत है कि वो किसी तरह से मितव्ययता से भी घर को चला लेती हैं। तो अगर कोई बहुत ही ऐसा पुअर फैमिली रही हो जहाँ तकलीफ़ आई भी हो, तो समाज के जो भामाशाह रहे हैं या समाज के ऐसे लोग रहे हैं तो उन्होंने उनकी पूरी हेल्प की है। और पति जिनके बिल्कुल नहीं कमा पा रहे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, या महिलाएं नहीं जा पा रही थी, तो संस्थाओं या स्कूल या फैक्ट्रीज़ या जो भी आप कहते हैं जहाँ वो काम कर रहे थे, वहाँ उनके मैनेजमेंट ने इस बात का ध्यान रखा है कि वो पेमेंट करें। घरों में भी अगर मान लीजिए काम करने वाले सर्वेंट्स नहीं आ पा रहे थे तो उन फैमिलीज़ ने भी ध्यान रखा है कि हमारा जो स्टाफ है हम उनको कुछ प्रोवाइड कर सकें। और बहुत लोग आगे बढ़ के आए हैं जिन्होंने अनाज भी दिया है, घर का खर्चा चलाने की हेल्प की है। तो मेरा मानना है कि जहाँ जिसको पता चला है उसे खुले दिल से मदद की है। फिर भी ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि सभी को मिल गया होगा, अछूते रहे होंगे कुछ लोग जहाँ नहीं मिल पाया होगा, उन महिलाओं को परेशानी आई होगी। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएं और मदद करें, और महिलाएं जो है अपना माइंडसेट स्ट्रांग करें, वो इस बात को मानें कि वो कोई भी चीज़ से जीत सकती हैं। मधु जी, जाते जाते लेक सिटी के लोगों को क्या कहेंगी?
मैं अपनी लेक सिटी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, उदयपुर हॉस्पिटैलिटी के नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व पटल पे इसका नाम है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह आप कोविड-19 सेकेंड वेव को लड़ पाए हैं, आप सब ने एकजुटता से काम किया है, सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका साथ दिया है, उसी तरह सदैव साथ दें। आज अगर ये वेव खुल गई है, कहा जा रहा है कि आप बाहर निकल सकते हैं, तो आप कृपया करके पूरी प्रिकॉशंस रखें, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, ताकि हम सब सेफ रह सकें। हम सब चाहते हैं कि हम सब उसी तरह दोबारा मिलें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। मधु सरीन जी, आपका हृदय से आभार।